हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट स्प्लिट बियरर स्टडी कर लेंगे। तो देखो, स्प्लिट बियरर रोल में क्यों आया है एनएसए में, क्योंकि देखो यूई ई नोड बी के साथ भी अटैच है और जी नोड बी के साथ भी अटैच है। ठीक है, दो नोड कॉन्फ़िगर करके रखे हैं यूई ने। तो जो बियरर जनरेशन होगा वो एक तो श्योर शॉर्ट होगा, ई नोड बी साइड या जी नोड बी साइड, या दोनों को मिला के होगा। तो दोनों को मिला के होगा वो स्प्लिट बियरर होगा। तो हमने देखो एस आर बी और डी आर बी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेपरेट वीडियोज़ में। सिग्नलिंग रेडियो बियरर जनरेट कब होता है और डेटा रेडियो बियरर जनरेट कब होता है। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ एस और एन एस ए दोनों में हमने ये चीज़ देख ली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ये स्प्लिट बियरर है ये कैसे जनरेट होता है। अब देखो, S1 सिग्नलिंग तो कंट्रोल प्लेन का जो है S1 इंटरफेस, ये 4G कोर है। 4G कोर का 5G के साथ में 4G कोर का ई नोट बी के साथ में S1 इंटरफेस रहेगा, 5G के साथ में भी S1 इंटरफेस रहेगा। तो लेकिन 5G का जो है यहाँ पे यूज़र प्लेन कनेक्टिविटी रहेंगी, और जो 4G का है वो यूज़र प्लेन और कंट्रोल प्लेन दोनों रहेंगी। ठीक है, यूज़र प्लेन और कंट्रोल प्लेन और यूज़र प्लेन दोनों रहेंगी, और जी नोट बी का सिर्फ यूज़र प्लेन रहेगा। ठीक है, और X2 इंटरफेस कब आता है? दो नोड के बीच में कनेक्टिविटी, ई नोट बी टू जी नोट बी के बीच में X2 इंटरफेस काम आता है। तो उसमें कंट्रोल प्लेन और यूज़र प्लेन दोनों काम आता है। ठीक है, तो इसमें स्प्लिट बियरर हो गया। तो स्प्लिट बियरर एस आर बी में भी हमने देखा था, एस आर बी भी स्प्लिट बियरर जनरेट हुए थे। ठीक है, जैसे एस आर बी 0 1 2 3 इस टाइप से जनरेट हुए थे। ठीक है, तो एस आर बी 0A 1A 2A इस टाइप से स्प्लिट बियरर भी जनरेट होते हैं। ठीक है, और डेटा रेडियो बियरर भी जनरेट हो गए। तो चलो आगे देख लेते हैं कि ये किस टाइप से स्प्लिट बियरर मतलब पिक्चर में आता है और कि ये कैसे जनरेट होता है। तो स्प्लिट बियरर का मोटिवेशन आप समझिए कि ये क्यों हमको स्प्लिट करना है, क्योंकि दो नोड एक साथ कनेक्ट हुए हैं, जी नोड भी कनेक्ट हुआ है, ई नोड भी कनेक्ट हुआ है। तो जो डेटा होगा वो डेटा स्प्लिट होगा। ये जो ईपीसी से जो डेटा आएगा तो हाफ ऑफ द डेटा जी नोड बी साइड जाएगा और हाफ ऑफ द डेटा ई नोड बी के साइड जाएगा। तो बियरर में भी कुछ चेंजेस देख करने पड़ेंगे, तो इन्होंने स्प्लिट बियरर का कंसेप्ट लेके आया। स्प्लिट बियरर अब कितने टाइप के होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो थोड़ा। सो व्हेन वी से स्प्लिट बियरर, द बियरर वुड मीन रेडियो बियरर। ठीक है, बियरर मतलब रेडियो बियरर। रेडियो बियरर कहाँ जनरेट होता है? यूई और नोड के बीच में। ठीक है, नोड मतलब ई नोड बी या जी नोड बी। So the question is exactly at which point in radio bearer the split happens. Technically, you can split the radio bearer at various different ways as indicated by the dotted lines as shown in the below figure. Just as conclusion, the split in split bearer mean the split marked in dotted line. The line split indicated by blue dotted lines are called separation. ठीक है, और you can see the example of the separation of CU और DU separation. तो जैसे मैंने आपको बताया था जी नोट बी के ही दो पार्ट रहते हैं। ठीक है, एक सी यू रहता है और एक डी यू रहता है। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो इसमें हाफ ऑफ द लेयर रहेंगी, इसमें हाफ ऑफ द लेयर रहेंगी। हाफ ऑफ द लेयर मेरा बोलने का मतलब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे रहता है? ये जी नोट बी के साइड, ये आर एफ के साइड क्लोज रहता है, और सेंट्रलाइज यूनिट कोर एंड के साइड क्लोज रहता है। ठीक है, तो ये समझ लो कि डी यू में आर आर सी आ गया, पी डी सी पी आ गया। ठीक है, और सी यू में क्या आ गया? सी यू में इतना आ गया, ये तीन चैनल आ गई, सपोज तीन लेयर आ गई, सॉरी। और ऊपर अगर आर आर सी रहेगा तो ये दो लेयर डी यू में आ गई, इस टाइप से। तो ये इसके डेफिनेशन का मतलब ये बोल रहा है ये कि जहाँ जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है तो आप स्प्लिट कहीं भी कर सकते हो डेटा को। वो तो डिपेंड करता है सी यू और डी यू का तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, इन जनरल। लेकिन डेटा स्प्लिट कहाँ से होगा? डेटा स्प्लिट पीडीसीपी से ही होगा। पीडीसीपी पे डेटा आएगा और वहाँ से फिर स्प्लिट होके दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लेयर जो है, ये लेयर आप सी यू और डी यू में जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्प्लिट्स। स्प्लिट पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। ठीक है, वो जाके देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ स्प्लिट इन रेडियो बियरर।
So now let's look more in detail what happening inside the radio barrier will split barrier following in the illustration highlighted the data path of separation based on the following through the solid red arrow and lines you would read following in separate NRPDCP is used both in LT anchor and splitting of data stream is done by PDCP। ठीक है, तो अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखो अब दो नोड आ गए यहाँ पे, एक LTE आ गया और एक 5G आ गया। ठीक है, अब हमको डेटा को स्प्लिट करना है। ठीक है, और दो नोड के बीच में जो इंटरफेस है वो X2 है। ठीक है, वो भी हमको आइडिया हो गया। अब देखो जब LTE की अगर हम बात करेंगे तो LTE में जो PDCP लेयर है इसमें दोनों PDCP लेयर यूज़ होगी, एक तो ई यूट्रान की भी होगी और एक PDCP की भी होगी, NRPDCP और ई यूट्रा PDCP। ठीक है, तो जब डेटा 100% डेटा समझ लो LTE के नोड से ही आ रहा है तो PDCP के थ्रू आया, PDCP से RLC गया, RLC से मैक आया और मैक से फिर यहाँ पे फिजिकल आया। जो डेटा अगर 100% अगर यहाँ से आ रहा है तो वो हुआ MCGB एरर। ठीक है, अब एक और MCGB एरर जनरेट होगा, MCG का होता है मतलब मास्टर सेल ग्रुप। अब एक और MCG जनरेट होगा लेकिन वो 5G के साइड में होगा। अगर 100% डेटा अगर सिर्फ 5G से आ रहा है लेकिन 5G से डेटा स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, अभी जो हमने डेटा का पाथ देखा वो क्या देखा, सिर्फ LTE टू LTE आ रहा है, LTE से आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया। ठीक है, अब MCG में क्या होगा, एक और MCG का पार्ट ये होगा कि 5G पे डेटा आया। ठीक है, मतलब डेटा पाथ बता रहा हूँ मैं, ये जिस टाइप का डेटा पाथ जा रहा है उसको MCG बोलेंगे। NRPDCP से स्प्लिट हुआ डेटा। ठीक है, RLC पे गिरा, RLC से मैक पे आया और मैक से इधर फिर फिजिकल पे आया। ठीक है, तो जो डेटा पाथ आप देखोगे ये तो 5G का नोड था, लेकिन 5G के नोड से भी अगर डेटा NRPDCP से स्प्लिट होके अगर RLC को अगर वो डेटा भेजेगा, ठीक है, सपोज ये G नोड भी ओवरलोड है। ठीक है, और इसने अपना डेटा ये पाथ से अगर भेज दिया तो ये भी MCGB एरर ही कहलाएगा। ठीक है, ये MCGB एरर। तो दो टाइप के MCGB एरर हो गए, एक तो सिर्फ जो E नोड B से आए और दूसरा G नोड B के थ्रू आए। लेकिन G नोड B के थ्रू डेटा अगर आएगा तो वो स्प्लिट होगा 4G के साइड में। यहाँ पे क्यों लिखा है MCG मतलब मास्टर सेल ग्रुप, तो ये डेटा मास्टर नोड पे ही टर्मिनेट होना चाहिए। मास्टर नोड कौन सा है, मास्टर नोड LTE है। ठीक है, तो मास्टर नोड पे अगर कोई भी डेटा अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो हो गया मास्टर सेल ग्रुप B एरर, मास्टर MCGB एरर। सेम आप SCG को भी कर सकते हो। अब दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं SCG। तो ये SCG देखो G नोड B के PDCP पे आया, G नोड B के RLC पे आया और G नोड B के मैक पे आया और यहाँ पे फिर फिजिकल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लेन डेटा आया है ये SCG आया, मतलब सेकेंडरी सेल ग्रुप, मतलब सेकेंडरी नोड पे ये डेटा टर्मिनेट हो रहा है तो ये डेटा सेकेंडरी नोड पे आया। अब दूसरा पाथ ये हुआ 4G साइड जो SCGB एरर है, 4G के NRPDCP से। अब 4G दोनों सपोर्ट करता है, मैंने जैसे आपको बताया NRPDCP भी सपोर्ट करता है और ई यूट्रा PDCP सपोर्ट करता है। तो ई यूट्रा PDCP तो जब काम आएगा जब LTE टू LTE डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, लेकिन अगर ई नोड B के थ्रू अगर डेटा आ रहा है और डेटा स्प्लिट हुआ तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, G नोड B के RLC पे, फिर G नोड B के RLC से मैक पे और मैक से फिजिकल पे। तो अब दो पार्ट हो गया, ये SCGB एरर यहाँ भी जनरेट हुआ, SCGB एरर यहाँ भी जनरेट हुआ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, सेकेंडरी सेल ग्रुप, मतलब जो भी डेटा सेकेंडरी नोड पे टर्मिनेट हो। अब देखो ये वाला जो था, ये फर्स्ट वाला डेटा सेकेंडरी नोड पे टर्मिनेट हुआ। अब ये वाला जो LTE से घूम के आ रहा था जो स्प्लिट हुआ, ये भी सेकेंडरी नोड पे टर्मिनेट हुआ। ठीक है, मतलब ये जो डेटा पाथ रहा वो अगर इस पाथ से अगर होते हुए आएगा, जो 100% डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 100% डेटा अगर वहीं से आ रहा है, कोई भी पाथ अगर नहीं ले रहा है, तो वो SCGB एरर इस टाइप से हुआ और MCG इस टाइप से हुआ। ठीक है, अब करते हैं स्प्लिट B एरर की बात। तो ये दो स्प्लिट B एरर हो गए। अब स्प्लिट का मतलब आपको अब ये समझ में आएगा, स्प्लिट मतलब अब दोनों नोड आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। अब डेटा एक पाथ से नहीं जाएगा, अब दो पाथ से जाएगा डेटा। तो 4G के PDCP से होते हुए 4G का RLC, 4G का मैक और 4G का फिजिकल। ठीक है, यहाँ से ये पाथ गया
और यही पाथ सेम यहाँ से कनेक्ट होके, दूसरा कलर लेना पड़ेगा मुझे, ये देखो ये पाथ गया एक, ठीक है। अब यहीं से ये स्प्लिट होके पीडीसीपी से स्प्लिट होके आरएलसी पे गया, आरएलसी से मैक और मैक से फिजिकल, ये हो गया स्प्लिट बियरर। लेकिन ये कौन सा स्प्लिट बियरर होगा, तो ये एमसीजी स्प्लिट बियरर होगा, ठीक है, ठीक है। या फिर इसको सिर्फ आप स्प्लिट बियरर बोल सकते हो, क्योंकि ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है डेटा, दोनों पे टर्मिनेट हो रहा है। अब एक डेटा यहाँ से आया, स्प्लिट बियरर ई नोट बी से गया, पीडीसीपी से निकला, आरएलसी पे आया और मैक पे आया, मैक से फिजिकल पे आया, ठीक है। पीडीसीपी से ये डेटा स्प्लिट हुआ है, ठीक है, पीडीसीपी से ये डेटा इधर स्प्लिट हुआ है, इधर स्प्लिट हो गए, ये आरएलसी पे गया, आरएलसी से मैक पे गया और मैक से फिजिकल पे गया। मतलब दो स्प्लिट बियरर हमारे पास हो गए, ठीक है। एक स्प्लिट बियरर ये और एक स्प्लिट बियरर ये। तो ये भी इन जी नोट बी से होते हुए ई नोट बी पे गया और ये भी ई नोट बी से होते हुए जी नोट बी पे गया। तो इस टाइप से मतलब दो स्प्लिट बियरर हो गए, जो जब भी डेटा आएगा तो दोनों नोड को स्प्लिट होगा डेटा। अब कितना डेटा स्प्लिट होगा, तो देखो ये तो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि 25% होगा कि या 30% होगा, ठीक है। जो भी स्प्लिट होगा वो मैकेनिज्म अलग है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से। सो नाउ गेटिंग फर्दर इनटू डिटेल, लेट्स थिंक ऑफ एग्जैक्टली एट विच पॉइंट विद इन पीडीसीपी द स्प्लिट हैपन्स। सो पीडीसीपी एंटिटीज इट इज स्टेटेड एज फॉलोज। अब आपको ये तो पता चल गया है कि स्प्लिट कहाँ से स्टार्ट होगा, पीडीसीपी से स्टार्ट होगा। ये देखो पीडीसीपी से हमेशा स्प्लिट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। So in 3GPP NR specification, not so much detail are explained about split bearer mechanism. For now, you may get a little bit more detailed idea from LT specification described. ये वाला, this is the specification for LT dual connectivity, not NR split bearer. But I think similar idea would apply to NR split bearer as well. Based on this, the point of the bearer split within PDCP can be highlighted as shown below. As you see here, the split and routing occurs in UE PDCP. तो ENDC का केस, NSA का केस है। अब ये रेडियो इंटरफेस है, ठीक है, ये PDCP एंटिटी है, ये कंप्लीट जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये PDCP का है। तो इसमें बस ये चीज़ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब डेटा PDCP से स्प्लिट होगा तो किस टाइप से होगा। तो बफर में आएगा सबसे पहले डेटा, तो उसका हेडर कंप्रेशन होगा विद मेथड ऑफ ROHC, ठीक है। अब इंटीग्रिटी उसका होगा, साइफरिंग उसमें डालेंगे, PDCP हेडर डालेंगे, और यहाँ पे ये जो है मेन राउटिंग और डुप्लीकेशन। अब ये डेटा को कितने पैकेट्स को उधर राउट करने हैं और कितने पैकेट्स को अपने पास में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो ये डेटा निकलेगा तो पीडीसीपी हेडर निकालेंगे, सैफरिंग चेक होगा, इंटीग्रिटी चेक होगा, रिसेप्शन बफर चेक होगा, रीऑर्डरिंग करेंगे वो डेटा को सीक्वेंस नंबरिंग से, और हेडर कंप्रेशन करके वो डेटा आगे पहुँचा देंगे। तो ये रैन साइड हो गया और ये यूई साइड हो गया, ठीक है। इस टाइप से मतलब पीडीसीपी पे डेटा होगा, मतलब राउटिंग और डुप्लीकेशन के थ्रू वो डिफाइन होगा। So now the how throughput get split. So before I talk about how, let me ask who is going to split the data. It is UE or network. So obviously it is UE. It means that the decision making for the split is done on the UE side. It may sound obvious, but I often forget about the simple fact and get confused about the split process. There are several factors configured by RRC affect on decision making on a split as shown below. अब देखो ये जो स्प्लिट बियरर का जो मैकेनिज्म है ये यूएल में एप्लीकेबल होगा। अब ये डीएल में क्यों नहीं होगा, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो स्प्लिट बियरर है इसका जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, यूई लेगा, क्योंकि बल्क में डेटा अगर हो रहा है तो उसको कैसे मतलब डिफाइन करना है अलग अलग जगह पे। तो ये चीज़ लॉग से पता चलती है हमको, इसलिए हमने ये पॉइंट पे आए हैं कि यूई इसका डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे देखो मोर देन वन आरएलसी सीक्वेंस में लॉजिकल ग्रुप में यूएल डेटा स्प्लिट की इन्फॉर्मेशन है। ये जो देखो यूएल डेटा स्प्लिट थ्रेशोल्ड दिया है। अब इसमें थ्रेशोल्ड ये दिया है कि इतना थ्रेशोल्ड पे अगर डेटा अगर रीच होता है तो उसको स्प्लिट कर दो, और पीडीसीपी ड्यूरेशन दिया है। अब ये यूएल डेटा स्प्लिट थ्रेशोल्ड देखो, ये है थ्रेशोल्ड, इसका एक टेबल है, इससे आप समझ सकते हो। बस लॉग में ये चीज़ आती है, इतना याद रखना, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि कैसे डिसीजन लेगा यूई, तो उसका एक थ्रेशोल्ड रहता है। अब ओवरऑल प्रोसीजर एक बार हम देख लेते हैं। सो पिक ए लॉजिकल चैनल स्पेसिफाइड बाय द लॉजिकल चैनल आइडेंटिटी स्पेसिफाइड बाय आरआरसी, ठीक है, आरआरसी का मैसेज है। एस्टिमेट हाउ मच डेटा एंड द यूई हैज़ टू ट्रांसमिट, दिस प्रोसेस इज टाइटली रिलेटेड टू द डेटा वॉल्यूम बीएसआर प्रोसेस, ठीक है।
अब बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड डेटा वॉल्यूम यूई नीड टू डिटरमाइन वेदर इट नीड टू स्प्लिट और नॉट. द क्राइटेरिया ऑफ द डिसीजन इज कॉन्फिगर्ड बाय यूएल डेटा स्प्लिट थ्रेशोल्ड इन आरआरसी, और it is estimated data volume is less than the threshold it does not split, and if the data volume is greater than the threshold it need to split. ठीक है, आरआरसी में आएगा, उससे अपने को एक आइडिया हो जाएगा. So once it is decided to split the data, now it has to determine how much portion of the data has to be transmitted through each cell. So this is determined by the cell group by the RRC. ये भी RRC में दिया है कि कितना डेटा भेजना है दोनों नोड पे अलग अलग. जैसे मैंने शुरू में आपको बताया 25% भेजना है, 30% भेजना है, या उससे भी ज़्यादा भेजना है. सो इफ़ द सेल ग्रुप इज सेट टू जीरो विच मीन्स द MCG मतलब मास्टर सेल ग्रुप इंडिकेटिंग LT इन ENDC, द अमाउंट ऑफ डेटा अप टू UL डेटा स्प्लिट थ्रेशोल्ड इज ट्रांसमिटेड थ्रू LT and the remaining data is ongoing through the NR cell. And if the cell group is set to 1 which means the secondary cell group indicating NR in ANDC, the amount of data UL split threshold transmitted through NR और बाकी का LT cell के साथ. So sounds simple, but there are two confusing parameter in UL data split threshold. There are B0 and infinity. If B0 is set, it does not mean no split. It indicates UE determines split ratio by its own algorithm. If infinity is set, send 100% of the data via the cell specified in cell group. So I mentioned that the split is determined by the UE, but the UL grant physical layer uplink scheduling is done by network. Okay, then you may ask how UE can make RAN to provide uplink grant as per the split decision. So it is done by the BSR. Simply put, once split is determined, UE sends BSR to LT and NR based on the split bearer. ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है. ठीक है, कि स्प्लिट कैसे कैसे होगा, कितना पोर्शन डेटा ई नोड बी से आएगा, कितना पोर्शन जी नोड बी से आएगा, सब कुछ लॉजिकल चैनल ग्रुप के आरआरसी मैसेजेस में डिफाइन रहेगा लॉग में. और कैसे स्प्लिट होगा, MCG से स्प्लिट होगा या SCG से स्प्लिट होगा, वो भी डिफाइन रहेगा. B0 और इन्फिनिटी दो वैल्यूज रहेंगी, वो हमको डिफाइन करेंगे कि डेटा कितना स्प्लिट करना है. ठीक है, और नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि यूई कैसे डिसीजन ले रहा है, तो वो BSR के थ्रू पता चलेगा कि कौन सा डिसीजन ले रहा है. अब देखो ये लॉग्स हैं, तो ये PDCP कॉन्फ़िग है. PDCP में इन जनरल जैसे लॉग्स आते हैं, ये ROHC की प्रोफाइल है. ठीक है, सीक्वेंस नंबरिंग हो गया. ठीक है, ROHC की प्रोफाइल है, DRB की डिटेल दी है, DRB की डिटेल दी है, इंटीग्रिटी की डिटेल दी है, आउट ऑफ ऑर्डर, ये PDCP लेक्चर में हमने सबने देखा था. अब ये है UL डेटा स्प्लिट थ्रेशोल्ड. ठीक है, और रीऑर्डरिंग का है. अब UL डेटा स्प्लिट थ्रेशोल्ड. ठीक है, ये चीज़ इसमें दी गई है, इससे हमें पता चलेगा कि कितना डेटा कहाँ पे थ्रेशोल्ड होगा. अब चलो थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझ लेते हैं. सो स्प्लिट बियरर इज द फंक्शन दैट अलाउज द स्प्लिट ऑफ डेटा गोइंग टू जी नोट बी फ्रॉम द कोर side into two paths. So one path is the first part through the 5G air interface toward the GUI, and the second path is the X2 interface with the anchored E node B. So in the split bearer, you will be receiving the data from two paths simultaneously. Okay, so the aim of split bearer is to utilize the radio resources in case of multi carriers to improve the UE throughput. So the main difference between CA and dual connectivity is the CA can be implemented between different carrier of same cells, but in case of dual connectivity it is implemented between different carriers of two different cells. So in case of CA there will be only one CA antenna, but in case of DC the UE has two CA antenna, one for MCG and one for SCG, and get separated PUCCH resources. ठीक है, अपलिंक के लिए. तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, जो हमने सेम चीज़ डिस्कस की पहले वही चीज़ है. अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको एक बार और, तो थोड़ी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी. सो स्प्लिट बियरर प्रोसेस ENDC में कैसे होता है. सो इन केस ऑफ स्प्लिट बियरर द स्प्लिट इज डन एट PDCP लेयर बिकॉज इट इज़ ए सिंगल पॉइंट विच कंट्रोलिंग द अदर लोअर RLC मैक फिजिकल लेयर. ठीक है, अब एस्टिमेट हाउ मच द डेटा द UE हैज़ टू ट्रांसमिट. दिस प्रोसेस इज टाइटली डिपेंड्स अपॉन द डेटा वॉल्यूम कैलकुलेशन. ठीक है, BSR बफर स्टेटस रिपोर्ट इज ए मैसेज फ्रॉम द UE टू E node B मैक लेयर कमांड जो कि है. फॉर दिस अमाउंट ऑफ डेटा टू सेंड वुड यू गिव ग्रांट्स इनफ टू ट्रांसमिट ऑल ऑफ दिस डेटा. सो द बफर स्टेटस रिपोर्ट प्रोसीजर इज यूज टू प्रोवाइड द सर्विंग G node B विथ इंफॉर्मेशन अबाउट UL डेटा वॉल्यूम इन द मैक एंटिटी. ओके,
So based on the estimated data volume, UE needs to decide either it need data split or not. RRC मैसेज चेक करेगा और उसमें देखेगा कि थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. So the criteria is configured by the parameter uplink data split threshold. RRC layer, if the data volume is less than the threshold, it won't go for split, and in case of more than the configured data volume threshold will go for the split. So once it decided to split the data, the next thing is how to decide how much portion of data transfer to each cell. This determined by the cell group config of RRC. जो हमने log में देखे थे. अब if the cell group is set to 0, it means it will mention the MCG indicating LTE in ENDC, the data volume up to uplink data split threshold transfer through the LTE cell and the remaining NR. दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ द सेल ग्रुप इज सेट टू 1 देन द अमाउंट ऑफ डेटा अप टू स्प्लिट थ्रेशोल्ड ट्रांसफर थ्रू एनआर और रिमेनिंग एलटी सेल के साथ. ठीक है, कोई डिफाइन नहीं रहता है कि कितना होगा, वो कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है. सो देयर आर 2 मोर पैरामीटर्स इन यूएल स्प्लिट थ्रेशोल्ड, B0 और इन्फिनिटी, जैसे हमने देखा था ना. इफ इट इज सेट टू B0 देन यूई डिटरमाइन द स्प्लिट रेशियो बाय इट्स ओन एल्गोरिदम, एंड इफ इन्फिनिटी रहेगा यूई सेंड द 100% ऑफ द डेटा बाय द सेल स्पेसिफाइड इन द सेल ग्रुप. ओके, अब ये जो पैरामीटर्स हैं जो हमने ऑलरेडी देखे थे, चलो मैक के पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन चेंज नहीं रहेगा. जैसे कि DRX, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, BSR, टैग, पावर हेडरूम, उसके बाद CSI, डेटा इन एक्टिविटी टाइमर, BSR में भी पीरियोडिक BSR, रीट्रांसमिशन टाइमर और लॉजिकल चैनल शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट. अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे चेंज मिलेगा आपको ये UL डेटा स्प्लिट थ्रेशोल्ड जो हमने ऑलरेडी देखा. ठीक है, PDCP ड्यूरेशन और प्राइमरी पाथ सीक्वेंस, सेल ग्रुप में, लॉजिकल चैनल में ये चीज़ मिलेंगी अपने को. टी रीऑर्डरिंग के टाइमर्स मिल जाएंगे आपको. और उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो ये UL डेटा स्प्लिट थ्रेशोल्ड का एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें कितना थ्रेशोल्ड कब डेटा स्प्लिट होगा उससे ये पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये था स्प्लिट का प्रोसीजर. होप आपको समझ में आया होगा. इस पर ऑलरेडी मैं वैसे और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं और कन्फ्यूज़न है वो कंप्लीट क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़ डाउनलिंक में कैसे काम करता है. ठीक है, अपलिंक में तो हमें समझ में आ गया है कि यूई बफर स्टेटस रिपोर्ट भेजता है और जो RRC में जो पैरामीटर्स आते हैं बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स वो डिसीजन लेता है कि कैसे थ्रेशोल्ड मीट करके कितना डेटा किस पे भेजना है, eNodeB पे कितना भेजना है और 5G पे कितना भेजना है. ठीक है, अब हम डाउनलिंक पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.